नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज़ में और मैं परीक्षित शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूं। और जैसे कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे युवा डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन केवल इस तरीके से नहीं कि उनको पढ़ाई की जिम्मेदारी है, बोझ है, या उसके तले वो दबकर अपने कार्यों में इतना दब जाते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि क्योंकि कोरोना के चलते इंस्टीट्यूट बंद हैं। मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्र में जहां पर यूपीएससी की पढ़ाई पूरे जोरों से कराई जाती थी, वो सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी कहा है कि एक मौके की और तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जिला बागपत के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं। अभिषेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा प्रश्न सबसे पहले ये रहेगा कि जिस तरीके से यूपीएससी के एस्पिरेंट इस समय अपने आप को असहाय समझे हुए हैं, क्योंकि जो एक कोचिंग होती थी प्री में तो सबका सिलेक्शन जिसका भी हुआ है ठीक है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम के लिए वो प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो क्योंकि आप 2011 के आईपीएस हैं, बैच के आईपीएस हैं, तो क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को काफ़ी क्लियर रखना होगा एस्पिरेंट्स को अपने माइंड्स में कि यूपीएससी इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जी। तो यदि आप जिस भी अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं, सपोजिटली आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने सेलेक्ट होते हैं, देन टू इट रिक्वायर्स अराउंड 1 year ऑफ कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस टू गेट ओवर एंड योर नेम टू फिगर आउट इन द मेरिट लिस्ट। अच्छा, आज जो कोरोना की वजह से, जो एक पैंडमिक की वजह से जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स अभी पब्लिक फेस कर रही है, उसमें से एक प्रॉब्लम जो आपने बताई है कि स्टूडेंट्स को कोचिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, या उनके स्टडी ग्रुप्स नहीं बन पा रहे हैं, या फिर जो कई लोग बाहर से आके दिल्ली में रह के पढ़ते थे बिकॉज ऑफ ईज़ ऑफ स्टडी मटेरियल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन दी स्टूडेंट्स। तो ये काम ना होने की वजह से यस, एक अमाउंट ऑफ नेगेटिव वाइब्स स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी कोविड पैंडमिक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर कर्ब लगा हुआ है, तो आदमी एक जगह बैठ के बिना किसी से बातचीत किए या बिना किसी से फिजिकली इंटरेक्ट किए हुए कोई भी ह्यूमन जो होगा वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा। इसमें मेरा तो सजेशन यही है कि देखिए, अगर कोविड ना भी होता तब भी ये प्रोसेस लंबी थी, तो आप जो मेन फोकस है, जो मेन गोल है, उस पर फोकस करें और इस बात को ये सोचें कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ हार्डशिप्स एंड जिसको कहते हैं ना एग्जामिनेशन। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, केवल उस परीक्षा की नहीं, परंतु मतलब एक कठिन परीक्षा, इससे पूरा विश्व गुजर रहा है। तो उसमें अपने आप को डिप्रेस ना होने दें और किसी भी तरह क्या कहते हैं, अपनी जो स्टडी का फोकस है उसको लूज़ ना करें, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर अगर प्रीलिम्स क्लियर किए हुए किसी भी लड़के ने 15 दिन के लिए भी अपना फोकस लूज़ किया तो वो मतलब पूरा का पूरा उसका प्रिपरेशन और मेंस डिरेल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीलिम्स के बाद में एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सर, कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया है, 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो अपना मेंस किसको चुने। मेंस के सब्जेक्ट में उनको बड़ा असमंजस सा रहता है कि वो जो उन्होंने बीए में लिया, ग्रेजुएशन में लिया, उसको चुने या कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका मेंस क्या था? देखिए, मैंने अपना मेंस ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया था। उस समय दो ऑप्शनल पेपर्स होते थे। वैसे मैं खुद आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपना बीटेक किया था। जी। तो शुरुआत में मैंने मैथमेटिक्स से अपना प्रीलिम्स दिया था, परंतु स्टडी मटेरियल के मतलब थोड़ा सा ना मिलने के कारण तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैथ्स लेना चाह रहा था। लेकिन बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि दिस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम तब क्लियर होगा जब आप एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें। तो ये एक मेन क्रक्स है चीज़ का। तो इसीलिए जिसको भी अपना ऑप्शनल लेना है, इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया हो उसी को ले लें। यू शुड ऑलवेज वे योर ऑप्शंस कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो उसके नियम क्या हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से एक्सेल कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको काफ़ी फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। आप एक बार जो मार्केट में स्टडी मटेरियल फ्लोट कर रहा है, जो कोचिंग्स में बताया जा रहा है, उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्या वो
एप्ट हैं उस चैलेंज के लिए, यदि नहीं हैं तो आप उस सब्जेक्ट को लीजिए जिसके लिए मतलब ग्राउंड वर्क पहले से लेड डाउन है प्रीवियस कैंडिडेट्स द्वारा या फिर कुछ अच्छे टीचर्स द्वारा, जिससे वो आपको डायरेक्टली गाइड कर सकें। और मैंने बहुत सारे अपने साथ के जो मेरे ग्रेजुएट बैचमेट्स थे और जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, जो इस समय सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैंने उनको भी देखा, उन्होंने हट के अपने सब्जेक्ट्स लिए और वो सफल हुए हैं। हटके सब्जेक्ट लेने से सफलता हासिल हो जाती है। एक प्रश्न ये भी कई बार उठता है कि कोई भी व्यक्ति कई बार तैयारी करता है, मेंस भी क्लियर कर देता है, इंटरव्यू में जाके असफल हो जाता है, उसमें उसकी जो पूरी क्षमता है, कार्यशैली है तैयारी करने की, वो बिगड़ जाती है अगली बार से, क्योंकि उसको दोबारा प्री से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, अपने मन को ना तोड़ें, अपने लक्ष्य को ना भूलें, आगे चलते रहें? देखिए, इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोस्टली कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जैसे हमारे साथ भी क्या कहते हैं, हम लोग को कभी कभार ऐसा लगता था कि बोर्ड्स हमारी बात नहीं समझ रहे हैं या फिर वो हमारे लायक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं या फिर उनके अंदर कोई बायस है। परंतु मैं इस बात को बहुत ही सेफली कह सकता हूँ, बोर्ड्स आर लेड बाय वेरी सीनियर मेंबर्स और दे हैव ऑलरेडी बीन इन द ब्यूरोक्रेसी फॉर 30-35 ईयर्स। उसके बाद वो वहाँ से रिटायर होके और फिर दे बिकम मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो दे नो एज एंड व्हेन द कैंडिडेट वॉक्स इन और अपना जब वो 2-4 बात बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि जैसे फॉर राइट नाउ एज अ पुलिस ऑफिसर आई नो कि जब कोई विक्टिम मेरे पास आता है तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या फिर उसको लीगल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि एक तो पर्सनालिटी डेवलप आपकी कहते हैं ओवर द ईयर्स होती है, तो इट इज़ नॉट जस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि आप अपनी पर्सनालिटी में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। बट जो आपका मेन मोटिव है, अगर आप पब्लिक सर्विस में जैसे कि लोग आना चाहते हैं फॉर पब्लिक सर्विस, तो उस मेन मोटिव को रखते हुए अपने पूरी प्रिपरेशन को आप फॉर्मुलेट कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को शो और पोर्ट्रे करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आपके पास 20 से 30 मिनट का समय होता है उस समय इंटरव्यू में, एंड बिलीव मी आपको पता भी नहीं चलता इंटरव्यू कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको अपनी नेचुरल टेंडेंसीज़ को रखते हुए जो आपकी अगर पर्सनालिटी में कोई एंगुलैरिटीज़ हैं तो उनको आपको पॉलिश करना होता है। इसके लिए कुछ अच्छे ट्यूटर्स होते हैं, कुछ अच्छी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एट वेरी लेस कॉस्ट दे गिव यू वेरी गुड एडवाइस अबाउट हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू बोर्ड्स। वो आपको आपके वीडियोज़ भी देते हैं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। विद रेपिटिशन ऑफ मॉक इंटरव्यूज़ आप इस प्रोसेस में जो प्रेशर होता है उसको आप हैंडल करना सीख जाते हैं। एंड द इंटरव्यू इज़ नॉट मोर अबाउट टेलिंग द राइट आंसर्स, बट इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू डील एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द बोर्ड। आपका मीडियम क्या था? मैं इंग्लिश मीडियम से इंटरव्यू दिया था। हिंदी मीडियम वालों के इस समय रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं और कई बार देखा जाता है और ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। क्यों जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से लैंग्वेज का जो ये स्टैट्स आ रही हैं, द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज कि हिंदी में कोई कम मतलब इंटेलिजेंट या मतलब मेहनती लोग हैं। द थिंग इज़ कि जो भी स्टडी मटेरियल निकल रहा है या फिर जो भी नई एनालिसिस हो रही है वो इंग्लिश में ज़्यादा हो रही है और हिंदी में कम हो रही है। देयर आर फ्यूअर एडिटर्स इन हिंदी लैंग्वेज जो अच्छे टॉपिकल कॉलम्स दिखते हैं जिसको आप पढ़ के अपनी एनालिटिकल क्षमता या जिसको कहते हैं अपना नॉलेज सर्कल बढ़ा सकते हैं रादर देन इन इंग्लिश। तो इसलिए ये जो मिसमैच ऑफ द नॉलेज इटसेल्फ इन वेरियस मीडियम्स है, ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से इंग्लिश में प्रेफरेबली आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। और डिस्कशन बोर्ड्स पर जो बहुत सारी साइट्स हैं उस पर भी क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इसमें डिस्कस करना कोशिश करते हैं। ऑल्सो बीइंग एन ऑल इंडिया नेचर, इसका नेचर एक ऑल इंडिया सर्विस का ये है कि कहीं से भी लोग एक दूसरे की बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली इंग्लिश इज़ मोर परवेसिव दैन हिंदी, तो इसीलिए इंग्लिश वालों को थोड़ा सा एज तो रहता ही है। एक लास्ट सवाल कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तब ज़्यादा चैलेंजेबल होता है या यूपीएससी के बाद में जब सेलेक्ट होके ज़िले के कप्तान बनते हैं जब ज़्यादा चैलेंज होता है? हाँ, देखिए, दोनों एक अलग अलग स्टेजेस हैं और एज अ पर्सन आप लोग मतलब हम लोग क्या कहते हैं एक अलग माइंडसेट में रहते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर व्हेन दी पेरेंट्स यूज टू टेल अस कि भाई आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम बढ़िया कर लोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। बट येस, यूपीएससी एग्ज़ाम इट हैज़ मतलब हैज़ ट्रेमेंडस इम्पॉर्टेंस एंड द प्रेशर दैट इट हैज़ ऑन द एस्पिरेंट्स इज़ वेरी मच। और उसको क्लियर करना
बहुत डिफ़िकल्ट, और जो भी मतलब मेरे ख्याल से इट इज़ गॉड्स ग्रेस कि लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, और आपकी मेहनत तो उसमें रहती ही है। कमिंग इन टू सर्विस इट इज़ ऑल अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब यहाँ पर इट हैज़ नथिंग टू डायरेक्टली डू विद वॉट यू हैव डन इन यूपीएससी, या आपके खुद के प्रोफेशनल एथिक्स आपको बनाने पड़ते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पुल्स एंड प्रेशर ऑफ रियल लाइफ जो यहाँ पर होते हैं, बट आई मस्ट से दैट बोथ आर वेरी चैलेंजिंग स्टेजेस ऑफ एनीबडीज़ लाइफ, और दोनों को फेस करना अपनी अपनी डिफिकल्टी के साथ रहता है। डिफिकल्टी के साथ, और बिल्कुल आप फेस भी कर रहे हैं और इसको चैलेंज को बिल्कुल सक्सेस से आगे लेके जा रहे हैं और जिले को भी आगे लेके जा रहे हैं इन सब। एनवाई न्यूज़ चैनल से अभी मेरे से पहले हमारे भाई परीक्षित शर्मा जी एसपी बागपत श्री अभिषेक सिंह जी से पूछ रहे थे कि किस तरीके से यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसमें बैठना चाहते हैं, जो उसमें compete करना चाहते हैं, वो किस तरह से काम करें। मैं थोड़ा सा अब आपको, अभिषेक सिंह जी एक बड़े फेमस पुलिस ऑफिसर हैं इस एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी चर्चा होती है, कई कार्यों में इन्होंने ऐसे काम किए हैं। मैं वो कार्य तो नहीं गिनवा रहा हूँ, लेकिन इनसे कुछ ऐसी बातें पूछना चाहता हूँ जो आज के युवा वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में बहुत सारा की बातें की जाती हैं, आप बहुत सख्त हैं, आप बिल्कुल कानून से बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं, किसी तरह का प्रेशर नहीं मानते हैं। तो मैं इससे पहले कि इन सब बातों पे जाऊं, थोड़ा सा मैं पर्सनल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी बैकग्राउंड क्या थी, आपका कब से कोई एम था कि मुझे आईपीएस ही बनना है, या ये डेस्टिनी यहाँ ले आई आप? देखिए, नॉर्मली अगर बात की जाए तो कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया में ठीक ठाक अगर उसका एटीट्यूड होता है पढ़ाई के प्रति, तो उसके घर में एक ज़रूर ये बात कही जाती है कि डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस आईपीएस बनना है। तो यस, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज में आने की इच्छा पहले से थी, बट मैं एक्चुअली क्या कहते हैं आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट अब्रॉड, और मैं खुद नौकरी करता था। आई वॉज वर्किंग एज एन इंजीनियर इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बिकॉज माई पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट of the country, so I had to come back, and once I came back, so there were two options. Either I could work in the corporate sector और मैं इधर गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकता था। So I gave both the exams. मैंने CAT भी दिया और मैंने UPSC भी दिया। I qualified by God's grace both the exams. I got admission in IIM Ahmedabad, and I also cleared for IPS in the first attempt. तो बट देन फैमिली और बाकी सब प्रेशर्स की वजह से आई डिड नॉट गो देयर, और फिर मैं आईपीएस ऑफिसर ही बना। एनी अदर फैमिली मेंबर इन दिस आईएएस और आईपीएस और आईएफएस? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। माय फादर इज़ अ लॉयर इन लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, सो थोड़ा सा उनका ज़्यादा वो था कि मैं किसी वैसी सर्विस में आऊँ। जी। तो कोई ऐसा एक वाकया बताइए जो आपके लाइफ में एक यादगार के रूप में आपके जहन में है, अभी आपके माइंड में है, और आप उसको कभी शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों से या कमिंग जो जनरेशन है उसके लिए। देखिए, मैं बस एक चीज़ जानता हूँ, लाइक माई पेरेंट्स आर ऑल्दो अ बिट स्ट्रिक्ट बट दे नेवर हिट मी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। एक बार ड्यूरिंग मुझे ध्यान आता है कि सुलेख के लिए बहुत बार लिखना पड़ता था, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड, और मैं छोटा ही था उस समय, और वो मैंने क्या कहते हैं सुलेख वाला पन्ना फाड़ के और किताब उधर कर दी। मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम माई मदर डिड बीट मी, और वो पिटाई मुझे आज तक याद है। उसके बाद से मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। सो ये इंसिडेंट्स हमेशा मुझे याद आता है, और जब भी मैं अकेड्स की या इस टाइप की बात करता हूँ, कोई मुझसे पूछता है, तो मैं ये इंसिडेंट ज़रूर उनको बताता हूँ। तो जो आपकी इच्छा थी आईएएस में जाने की थी या आईपीएस में ही थी? देखिए, मैं मेरे दोनों प्रेफरेंसेस, मेरे पहली प्रेफरेंस आईएएस थी, नॉर्मली लोग आईएएस ही रखते हैं, दूसरी प्रेफरेंस आईपीएस थी। बट जब मुझे आईपीएस मिला देन आई वाज मोर देन सेटिस्फाइड कि आई हैव गॉटन ऑल इंडिया सर्विस, यूनिफॉर्म सर्विस। और मैं पहले भी क्या कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स या इस टाइप की चीज़ों में आईआईटी में भी अपने क्लब्स में था, तो इसलिए आई वाज मोर देन हैप्पी टू डू अ यूनिफॉर्म सर्विस। इस प्रोफेशन में आईपीएस बनने के बाद ऐसा माना जाता है आम पब्लिक में कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स, कुछ और दूसरे माफिया प्रेशर या इस तरह के कोई प्रेशर्स होते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं इस टेन्योर में? देखिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो अपना
काम करते हैं और एक रियल सिनेरियो में जो भी ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस फोर्स है, इट डजेंट वर्क इन वैक्यूम, इट वर्क्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। तो ऐसे में देर आर क्लियर कट लेड डाउन गाइडलाइंस, हमारा पुलिस मैनुअल है, हमारे IPC CRPC क्रिमिनल कोड्स हैं, उसके अनुसार हमें काम करना पड़ता है। तो इन केस अगर कभी क्या कहते हैं हमारा जजमेंट क्लाउडेड होता है, तो व्हाट आई हैव माई पैरामीटर इज कि जो कानून में लिखा है वो कार्रवाई हमको करनी है। लॉ इज सुपर, लॉ इज सुपर। यस। मेनली किस तरह की प्रॉब्लम्स एज एन SSP आप यहाँ फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, स्पेशली एज यू आर इन बागपत डिस्ट्रिक्ट? देखिए, बागपत वैसे तो आई थिंक सो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी। मतलब यहाँ पर मैंने देखा पब्लिक इज़ वेरी वार्म। द प्रॉब्लम्स दैट आई फील हेयर इज़ दैट यहाँ पर थोड़ा सा मर्डर्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर एनिमिटी के मर्डर्स होते हैं। फिर यहाँ पर बीच में क्या कहते हैं कुछ एलिमेंट्स ने अपना माफिया कंट्रोल करने की कोशिश की थी, परंतु उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। नाउ दे आर अंडर कंट्रोल। यहाँ पर भी रिसेंटली एक बहुत सेंसेशनल किडनैपिंग हो गई थी, जिसको हमने 7 घंटे में, जिसको पकड़ कहते हैं पुलिस की लैंग्वेज में, हमने पकड़ को बरामद करते हुए हमने 24 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर दिया था। तो ये एरिया क्योंकि दिल्ली के पास है तो और हरियाणा का बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है क्रिमिनल्स का वो बिटवीन हरियाणा, दिल्ली एंड NCR रीजन बहुत फास्ट रहता है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है इट हैज़ टू बी इक्वली कॉम्पिटेंट, और प्लस यहाँ पर जो क्रिमिनल्स है वो बहुत ही टेक सेवी हैं। तो मतलब वी हैव टू बी ऑन दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम लोग को इस्तेमाल करनी पड़ती है, सो दैट वी कैन ट्रैक देम एंड इफ़ अगर कोई क्राइम इस तरह का होता है तो उसको जल्दी से हम उसका खुलासा कर सकें। नेबरिंग स्टेट हरियाणा एंड दिल्ली लगता है, तो वहाँ के जो आपके कुल DCP वगैरह हैं उनसे आपको कोऑपरेशन वहाँ से मिलता है पूरा? हाँ, ये मतलब जहाँ पर भी अगर हमने कभी कॉपरेशन के लिए कॉल किया है तो हमें हमेशा वहाँ से कॉपरेशन मिलता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस कि आप कहीं भी पोस्टेड हो, आप अपने सर्विस में किसी भी और ऑफिसर से बात कर सकते हैं, तो वो आपको हमेशा मदद करते हैं। एंड लास्टली ए मैसेज टू द जनरल पब्लिक ऑफ दिस एरिया एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। देखिए, इस समय तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मेन मैसेज देना चाहूँगा कि कोविड पैंडमिक चल रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखें। यूजर्स ऑफ मास्क एंड सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू अ वेरी टफ फेज़। एंड अभी यूरोप ने दोबारा सेकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, और दिस इज़ अ टफ फेज, दिस विल ऑल्सो पास। तो इसलिए मतलब डोंट गेट डिप्रेस्ड और डोंट इंडल्ज इनटू एनीथिंग विच यू नॉर्मली माइट नॉट इनटू, एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट एवरीथिंग गोज वेल। थैंक यू अभिषेक जी। ये थे अभिषेक सिंह जी, SSP बागपत। आपने इनका मोटिवेशनल मैसेज भी सुना और आपने इनका ग्राउंड टू अर्थ होने का रीज़न भी सुना कि किस तरह की फैमिली से ये आए, कितने मेहनती रहे, शुरू से बाहर भी गए लेकिन अपनी देश की माटी से इन्हें प्यार है, और उसी माटी का प्यार, उसी देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर है। इसीलिए इनकी तारीफ़ होती है, इसीलिए इनको लोग इनके जज्बे को और इनको सलाम करते हैं। और हम NY न्यूज़ की तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए दिया। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच।